I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. So dear student, today in our science class we will revise chapter number 8. Okay, and our new topic, a healthy house. Okay students, आज हम अपना new topic revise करेंगे, a healthy house. So let's we get start. So dear students, today we will read our new topic of chapter 8, a healthy house. आज हम हेल्थी हाउस के बारे में स्टडी करेंगे, क्या होता है. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लिव इन अ क्लीन एंड हेल्थी हाउस एंड सराउंडिंग. ये बहुत ज़रूरी होता है कि जहाँ पे हम रहते हैं वो सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ का जो एरिया है वो क्लीन और कैसा हो, हेल्थी हो. ए हेल्थी हाउस हैज़, हेल्थी हाउस में क्या क्या होना चाहिए, एयरी और वेल वेंटिलेटेड एंड वेल लिट रूम्स. कैसे होना चाहिए हेल्थी हाउस, वहाँ पे क्या होना चाहिए, हवादार कमरे होने चाहिए और ऐसे वेल लिट रूम्स होने चाहिए जहाँ पे प्रकाश अंदर आ सके विंडो के थ्रू. ओके, वरांडा, बालकनी एंड टेरेस डेट प्रोवाइड ओपन स्पेस, फ्रेश एयर एंड सनलाइट. और क्या होना चाहिए, वरांडा होना चाहिए, बालकनी होनी चाहिए और टेरेस होना चाहिए. टेरेस क्या होता है, छत होनी चाहिए. ठीक है, तो किस लिए होनी चाहिए, ओपन स्पेस होगा तो वहाँ पे क्या आ सकेगा, इजीली फ्रेश एयर और सनलाइट मिल सकेगी हमें. वायर नीटेड डोर्स एंड विंडो टू कीप अवे डिसीज कोजिंग पैड्स. और जो वायर लगी होती है डोर्स में और विंडो में, वो वाले हमारे डोर और विंडो होने चाहिए ताकि जो डिसीज कोजिंग पैड्स है वो बाहर रह सके. ओके, सच एज फ्लाइज एंड मॉस्क्यूटो फ्रॉम द हाउस. जैसे मॉस्क्यूटो और फ्लाइज होती हैं जो क्या करती हैं, बीमारी पैदा करते हैं, इसलिए वो बाहर रहेंगे. ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी आउट डर्टी वाटर फ्रॉम द बाथरूम एंड किचन फार अवे फ्रॉम द हाउस. और जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो निकास का जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, इस टाइप से होना चाहिए कि जो हमारा घर का गंदा पानी है वो बाथरूम और जो किचन से निकलता है वो घर से बाहर आसानी से जा सके. ए हेल्थी सराउंडिंग, हेल्थी सराउंडिंग कैसी होनी चाहिए, एज लोड्स ऑफ ट्री टू कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश. हमारे घर के चारों तरफ क्या बहुत सारे पेड़ होने चाहिए ताकि हमें बहुत ही ताज़ा और साफ हवा मिल सके. डज नॉट हैव ओपन ड्रेन्स एंड गार्बेज डम्प्स. और क्या नहीं होना चाहिए, जो ड्रेन्स होती है, नाली होती है, वो ओपन नहीं होनी चाहिए, कवर्ड होनी चाहिए. ओके, और जो गार्बेज होता है वो भी अलग से होना चाहिए और कवर्ड होना चाहिए. डज नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन पुडल्स. जो गड्ढे होते हैं उनमें वाटर कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए अपने घर के आसपास, विच बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर डिसीज कोजिंग मॉस्क्यूटो. और जो मच्छर बीमारियां पैदा करते हैं उनके पनपने में वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. तो इसलिए ऐसा नहीं होने देना चाहिए, वाटर को कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए. कहीं भी गड्ढे में होता है तो आप उसको देखोगे और उसको ठीक करोगे. नेक्स्ट इज़ टू कीप द हाउस हेल्थी एंड क्लीन. अब हम अपने हाउस को हेल्थी और क्लीन कैसे रख सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज़ फर्नीचर, डोर एंड विंडो नीड टू बी क्लीन ऑफ डस्ट एवरी डे. जो हमारे घर में फर्नीचर, डोर, विंडो जो होते हैं उनको क्या ज़रूरत होती है कि उनको रोज़ ही क्लीन किया जाए, उनकी डस्टिंग की जाए. फ्लोर्स नीड टू बी स्वेप्ड प्रॉपरली एंड मोप्ड विद क्लीन वाटर. जो फर्श होते हैं वहाँ उस पर मोप करना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए, रोज़ क्लीन करना चाहिए. कोबवेब्स नीड टू बी रिमूव वंस इन अ मंथ. और जो जाले होते हैं, कोबवेब्स होते हैं, उनको मंथ में एक बार कम से कम साफ़ कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए. गार्बेज शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन. और जो कूड़ा होता है उसको डस्टबिन में डालना चाहिए. डस्टबिन्स मस्ट बी कवर्ड टू कीप अवे फ्लाइज. और जो डस्टबिन्स होते हैं उनको कवर्ड होने चाहिए, वो ढके हुए होने चाहिए ताकि जो फ्लाइज हैं वो उनसे दूर रह सके. एवरी डे द गार्बेज मस्ट बी गिवन टू द गार्बेज कलेक्टर. और जो गार्बेज है, आपका कूड़ा है, वो कहाँ डालना चाहिए आपको, गार्बेज कलेक्टर, जहाँ पे सारा कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, सो डैट इट गेट्स थ्रोन इन द प्रॉपर प्लेस, ताकि उसको सही जगह पे पहुँचाया जा सके. नेक्स्ट इज़ द ड्रेन्स इन द बाथरूम एंड किचन शुड बी कवर्ड. और जो नालियाँ होती है बाथरूम और किचन की वो कवर्ड होनी चाहिए, ढकी हुई होनी चाहिए. ओपन ड्रेन्स इनवाइट cockroach and other disease causing
इंसेक्ट्स। अगर ओपन होते हैं, ड्रेन्स ओपन हैं, तो वो किसको इनवाइट कर लेते हैं, उसमें क्या आ जाते हैं, कॉकरोच और दूसरे जो बीमारियां पैदा करने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं वो उसमें एंटर कर जाते हैं। वॉश बेसिन्स, बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स मस्ट बी क्लीन ट्वाइस अ वीक। और जो बाथरूम, वॉश बेसिन्स और टॉयलेट होते हैं उनको वीक में 2 टाइम्स आपको क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज क्लोथ्स वी वियर, कपड़े जो हम पहनते हैं। क्लोथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड, कपड़े हमारी ज़रूरत है, ठीक है। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट, ये हमें किस किस से बचाते हैं, कोल्ड, रेन एंड डस्ट से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। वट आर क्लोथ्स मेड ऑफ, जो कपड़े होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं। क्लोथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट फैब्रिक सच एज कॉटन, वूल, सिल्क एंड नायलॉन। जो कपड़े होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं, वो कॉटन, वूल, सिल्क और नायलॉन से बने हुए होते हैं। फैब्रिक मीन्स क्या होता है, कपड़ा। फैब्रिक इज़ अ मटेरियल मेड ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर्स वूवन टुगेदर। जो फैब्रिक होता है वो नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर इकट्ठे होके बनाया जाता है इन दोनों से, ठीक है। कॉटन, वूल, सिल्क आर नेचुरल फाइबर, और जिसमें से कॉटन, वूल और सिल्क कैसे हैं, नेचुरल फाइबर, ये हमें नेचुरली मिलते हैं। वी गेट दिस फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, इन्हें ये हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट और एनिमल्स से मिलते हैं। जो हमें प्लांट और एनिमल्स से मिलते हैं फाइबर, उनको क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स। ओके, नायलॉन एंड पॉलिस्टर्स आर एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर। जो फाइबर हमें प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते वो होते हैं आर्टिफिशियल फाइबर, जो बनाए जाते हैं, मैन मेड होते हैं। डिफरेंट सीजन्स डिफरेंट क्लोथ्स, अलग अलग सीजन में, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग कपड़े पहनते हैं। वी वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स इन समर, लाइट कॉटन क्लोथ हम कब पहनते हैं, समर में, ठीक है। सच क्लोथ्स कीप अस कूल एंड कंफर्टेबल इन हॉट वेदर, और ऐसे कपड़े हमें कैसा रखते हैं, ठंडा रखते हैं और हमें आराम मिलता है इन कपड़ों में। कैसे वेदर में, कैसे मौसम में, हॉट वेदर में, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इन विंटर वी वियर थिक वूलन क्लोथ्स, विंटर में, सर्दियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं जो मोटे होते हैं। दे कीप अस वार्म, वो हमें कैसा रखते हैं, गर्म रखते हैं। ओके, इट रेन्स अ लॉट इन द रेनी सीजन, जब रेनी सीजन में बारिश ज़्यादा होती है। वी वियर रेन कोट्स, तो हम क्या पहनते हैं, रेन कोट्स पहनते हैं। एंड कैरी अम्ब्रेलास, और क्या लेते हैं, अम्ब्रेला लेते हैं। वेन एवर वी नीड टू गो आउट इन द रेन, जब हम रेन में बाहर जाना पड़ता है हमें ज़रूरी काम के लिए, तो हम अम्ब्रेला के साथ जाते हैं। दिस हेल्प अस टू स्टे ड्राई, तो ये हमें रेन कोट और अम्ब्रेला क्या करने में हेल्प करते हैं, सूखा रखने में मदद करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो यू विल सी टुडे अप टू डिफरेंट सीजन डिफरेंट क्लोथ्स। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning students, I am Anu Yadav, your GK and conversation teacher of 3rd class from MLP International School Rajpura. Students, you all know these days our revision classes are running, so students who not attend the previous conversation classes, please attend these ones and complete your pending work. So students, we have done our 20 conversation sentences in previous class. Today we start from 21st. First of all, mention your date, then your heading. Translate the following sentences into English. Now start. 21st sentence is मैं अभी आ रहा हूँ. I am just coming. मैं अभी आ रहा हूँ. I am just coming. I-A-M-M-J-U-S-T, just. C-O-M-I-N-G, coming. I am just coming. मैं अभी आ रहा हूँ. I am just coming. 22 सेंटेंस, भारत हमारा देश है. India is our country. भारत हमारा देश है. India is our country. I-N-D-I-A, India. I-S is O-U-R, our. C-O-U-N-T-R-Y, country. India is our country. आप कहाँ थे, Where were you? आप कहाँ थे, लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे क्योंकि एक पर्सनवाचक वाक्य है.
Where were you? WHERE where. WERE were. YOU you. Where were you? And put question mark after this sentence because it is interrogative sentence. आप कहाँ थे? Where were you? 24 सेंटेंस है, मैं थक गया हूँ. I am tired. मैं थक गया हूँ. I am tired. IAMMTIRED tired. I am tired. मैं थक गया हूँ. I am tired. 25th सेंटेंस, काम पर लग जाओ. काम पर लग जाओ. Get to work. Get to work. GET get. TO to WORK work. Get to work. काम पर लग जाओ. Get to work. Students, let's revise again our sentences. मैं अभी आ रहा हूँ. I am just coming. मैं अभी आ रहा हूँ. I am just coming. भारत हमारा देश है. India is our country. भारत हमारा देश है. India is our country. आप कहाँ थे? Where were you? आप कहाँ थे? Where were you? मैं थक गया हूँ. I am tired. मैं थक गया हूँ. I am tired. Last one is काम पर लग जाओ. Get to work. काम पर लग जाओ. Get to work. Students, today we revise our 5 conversation sentences from 21st to 25. Students, write these sentences in your fair notebook and writing should be neat and clean. Also learn them. I hope you understand these sentences. Thank you, students. फ्रेंड्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा तीसरी में मैं करा रही हूँ पाठ 5 नन्ही बूंदे। इस पाठ को मैं कल आपको पढ़ा चुकी हूँ। कुछ प्रश्न मैंने आपको करा दिए थे, बाकी बचे हुए प्रश्न मैं अब करा रही हूँ। सबसे पहले हम करेंगे शब्दार्थ। शीतल, ठंडा, प्राणी, जीव जंतु, जीवन, जिंदगी, सागर, समुद्र, हरियाली, पेड़ पौधों का हरापन, धरा, धरती। एक बार फिर से देखो। शीतल, ठंडा, प्राणी, जीव जंतु, जीवन, जिंदगी, सागर, समुद्र, हरियाली, पेड़ पौधों का हरापन, धरा, धरती। पहला प्रश्न है, बूंदे कैसा जल बरसाती है? बूंदे कैसा जल बरसाती है? इसका उत्तर होगा बूंदे शीतल जल बरसाती है। क्या उत्तर बताया मैंने? बूंदे शीतल जल बरसाती है। आगे है, बूंदे कैसी है? बूंदे कैसी है? इसका उत्तर होगा बूंदे नन्ही नन्ही है। बूंदे नन्ही नन्ही है। आगे है, बूंदे क्या क्या काम करती है? क्या प्रश्न है? बूंदे क्या क्या काम करती है? इसका उत्तर होगा बूंदे पेड़ों को हरियाली देती है, सागर को जल से भर देती है और सभी जीवधारियों को खुशियाँ प्रदान करती है। बूंदे पेड़ों को हरियाली देती है, सागर को जल से भर देती है और सभी जीवधारियों को खुशियाँ प्रदान करती है। आगे है, फूलों का मुंह कौन धोती है? फूलों का मुंह कौन धोती है? इसका उत्तर होगा नन्ही बूंदे फूलों का मुंह धो देती है। नन्ही बूंदे फूलों का मुंह धो देती है। तो बच्चों, ये मैंने आपको जो प्रश्न कराए हैं, आप सभी को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning students. Now we start our maths online classes for class 3rd.
My dear student, in previous class we revised exercise 7.1. Today we will revise exercise 7.2. Now question number first, color the fractional group and fill the boxes. Student, question number first में हमें given fractions को solve करके boxes को fill करना है and उसी के according fractional group को color करना है. Now student part B, student part B में हमें 1/2 of 10 given है. Student, इसको हम कैसे solve करेंगे? स्टूडेंट पार्ट बी में हमें गिवन है 1/2 ऑफ 10. स्टूडेंट, इसको कैसे सोल्व करेंगे? 1/2 ऑफ के जगह यूज करेंगे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई. नाउ 10. स्टूडेंट्स, आप इसको यहाँ कट भी कर सकते हो. ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में. 2 1 2 एंड 2 5 10. नाउ स्टूडेंट्स, आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 1 5. स्टूडेंट, आंसर क्या आया? 5. या स्टूडेंट आप ऐसे भी कर सकते हो 1/2 मल्टीप्लाई 10. या स्टूडेंट आप 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. 10 1 10 एंड अपॉन 2. स्टूडेंट्स, अब आप 10 को 2 से डिवाइड करके राइट कर सकते हो. स्टूडेंट 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तब आंसर क्या आएगा? 5. स्टूडेंट्स, आप डिवाइड करके भी राइट कर सकते हो या कट भी कर सकते हो. दोनों तरीके से आंसर है वो सेम आएगा. नाउ स्टूडेंट, हमारा आंसर क्या आया था? 5 हम बॉक्स में राइट कर देंगे एंड 5 कैंडल्स को कलर कर देंगे. स्टूडेंट्स, आप कलर करने के लिए कलर यूज कर सकते हो. नाउ स्टूडेंट, ऑप्शनल ग्रुप में हमने 5 कैंडल्स को कलर कर दिया है. नाउ पार्ट डी. स्टूडेंट, पार्ट डी में हमें 2/3 ऑफ 12 गिवन है. स्टूडेंट, पहले हम इसको सोल्व करेंगे. नाउ स्टूडेंट, 2/3 ऑफ 12 क्या होगा? 2/3 मल्टीप्लाई 12. स्टूडेंट्स, आप चाहे इसको यहाँ कट करो या डिवाइड करके राइट करो, दोनों से आंसर सेम आएगा. स्टूडेंट्स, हम इसको यहीं पे कट कर रहे हैं. 3 1 3 एंड 3 4 12. नाउ स्टूडेंट, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 2 8. स्टूडेंट, हमारा आंसर क्या आया? 8. आंसर क्या आया था? 8. वो यहाँ राइट कर देंगे एंड 8 त्रियोंस को कलर कर देंगे. स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स 8 के रियंस को कलर कर दिया है. स्टूडेंट, सेम रिमेनिंग पार्ट्स को आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं. नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर सेकंड. सोल्व द फॉलोइंग. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें गिवन फ्रैक्शन को सोल्व करके राइट करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट ए. स्टूडेंट, पार्ट ए में गिवन हमें 1/3 ऑफ 12. स्टूडेंट, 1/3 ऑफ 12 क्या होगा? 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 12. नाउ स्टूडेंट, ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं तो हम यहाँ इनको कट कर देंगे. 3 1 3 3 4 12. अब स्टूडेंट 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 1 4. सो स्टूडेंट 12 का 1/3 पार्ट क्या हुआ? 4th. नाउ स्टूडेंट पार्ट डी. स्टूडेंट पार्ट डी में हमें गिवन है 1/12 ऑफ 36. सो स्टूडेंट्स 1/12 ऑफ 36 क्या होगा? नाउ स्टूडेंट, ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 12 की टेबल में. तो हम 12 से इनको कट कर देंगे. 12 1 12 एंड 12 3 36. 3 1 3. So students, 1/12 of 36 is 3. Now students, part F. Student, part F में हमें given है 2/3 of 9. So students, 2/3 of means multiply 9. Students, ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं तो 3 से हम कट कर देंगे इनको. 3 1 3 एंड 3 3 9. अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 2 6. सो स्टूडेंट्स 9 का 2/3 पार्ट का हुआ 6. नाउ स्टूडेंट पार्ट एच. स्टूडेंट पार्ट एच में हमें गिवन है 1/11 ऑफ 44. नाउ स्टूडेंट्स 44 का 1/11 पार्ट क्या होगा? 1/11 मल्टीप्लाई 44. नाउ स्टूडेंट्स, ये दोनों 11 की टेबल में आते हैं तो इन 11 से हम इनको कट कर देंगे. 11 1 11 11 4 44. अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 1 4. सो स्टूडेंट्स 44 का 1/11 पार्ट क्या हुआ? 4. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन इजिली रिवाइज रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड. नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर थर्ड. फाइंड आउट 3/8 ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बॉल्स का एक कलेक्शन गिवन है एंड इसका 3/8 पार्ट फाइंड आउट करना है. स्टूडेंट, सबसे पहले हम काउंट करेंगे टोटल बॉल्स कितनी है. स्टूडेंट, टोटल बॉल्स है ये 24. सो स्टूडेंट्स, हमें 24 का 3/8 पार्ट फाइंड करना है. स्टूडेंट, 24 का 3/8 पार्ट क्या होगा?
3/8 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 24। स्टूडेंट्स अब हम 8 की टेबल से इनको कट कर देंगे। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। नाउ स्टूडेंट 3 3 जा 9। सो स्टूडेंट 9 इज द 3/8 पार्ट ऑफ 24। स्टूडेंट्स आप इसको डिवाइड करके भी सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे होगा स्टूडेंट? 3/8 मल्टीप्लाई बाय 24। स्टूडेंट 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, 72। नाउ स्टूडेंट 8 से डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट 8 से 72 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? 9। स्टूडेंट आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। I think students you understand, so you can easily revise question number 1st, 2nd, 3rd of exercise 7.2. Thank you students. Have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 3rd, today's our topic is chapter number 6. Dear students, we will revise our chapter number 6 for SA1 exam. So dear students, political features of India हमारा चैप्टर है, इसके हम एक्सरसाइज नंबर A and B कंप्लीट कर चुके हैं. I hope you learn it. So dear students, today we will do this chapter exercise number C. So let's start revision. Our exercise number C is write T for true and F for false statement. T लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए और F लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए. फर्स्ट स्टेटमेंट इज बांग्लादेश लाइज टू द ईस्ट. बांग्लादेश जो है वो इंडिया के ईस्ट में स्थित है, तो ये कैसी स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है, T आएगा. सेकेंड स्टेटमेंट इज द यूनियन टेरिटरीज आर गवर्नड बाय द स्टेट. जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वो स्टेट द्वारा गवर्न होती हैं, उनके अंदर स्टेट की गवर्नमेंट चलती है, तो ये कैसी स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गवर्न होती हैं, तो ये कैसी स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है. थर्ड क्वेश्चन इज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द कंट्री. जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का वो इस हमारी कंट्री का हेड है, तो क्या आएगा? ये ट्रू स्टेटमेंट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है वो वर्ल्ड में 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है, तो ये कैसी स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है. Now question number 5 is India along with its neighbors is called a subcontinent. इंडिया जो है वो अपने आस पड़ोस को देखते हुए एक सब कॉन्टिनेंट कहलाता है, उपमहाद्वीप कहलाता है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट. नाउ एक्सरसाइज नंबर D इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आंसर करना है. तो डियर स्टूडेंट्स, आवर क्वेश्चन नंबर 2nd and 5th इज रिपीटेड. नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, आवर क्वेश्चन नंबर 2nd है, और क्वेश्चन नंबर 5th भी यही है, नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. सो डियर स्टूडेंट्स, हम 4 क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि 5th क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के अंदर इंडिया की लोकेशन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड. इंडिया की वर्ल्ड में लोकेशन कहाँ है? क्या है? इंडिया इज सिचुएटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया. इंडिया जो है वो एशिया के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है. इंडिया इज सिचुएटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया. इंडिया इज सिचुएटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया. एशिया के साउथर्न पार्ट में ये इंडिया सिचुएटेड है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. इंडिया के पड़ोसी देशों के नाम बताने हैं. तो बेटा आज हम इसके पड़ोसी देशों के नाम, इंडिया के पड़ोसी देशों के नाम डायरेक्शंस के हिसाब से लिखेंगे. फर्स्ट हमारा नॉर्थ में जो इंडिया है, इंडिया के नॉर्थ में जो कंट्रीज़ पड़ती हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो कौन कौन सी हैं? भूटान, नेपाल एंड चाइना. इंडिया के नॉर्थ में भूटान, नेपाल एंड चाइना. सेकेंड इज साउथ. साउथ में कौन सी कंट्रीज हैं? श्रीलंका एंड मालदीव्स. थर्ड इज ईस्ट. ईस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? बांग्लादेश एंड म्यांमार. इंडिया के ईस्ट में बांग्लादेश एंड म्यांमार कंट्रीज हैं. और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. सो डियर स्टूडेंट्स, नॉर्थ में भूटान, नेपाल एंड चाइना. साउथ में श्रीलंका एंड मालदीव्स. ईस्ट में बांग्लादेश एंड म्यांमार. वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. आपको इनके सभी कंट्रीज के नेम विद स्पेलिंग लर्न करने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया.
सबसे इजी क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? इन इंडिया 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कितने स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 28 स्टेट्स हैं हमारे और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इन इंडिया 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज who governs द यूनियन टेरिटरीज? यूनियन टेरिटरीज को कौन चलाता है, कौन गवर्न करता है उनको? आंसर इज यूनियन टेरिटरीज गवर्नड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरीज केंद्र सरकार द्वारा शासित किए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा गवर्न किए जाते हैं। यूनियन टेरिटरीज गवर्नड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरीज सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा शासित किए जाते हैं, गवर्न किए जाते हैं। So dear students, I hope you understand chapter number 6. You learn completely this chapter for your essay 1 exam. Thank you beta. I hope you understand. Student of class 3rd, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our chapter 7 revision. And now in this class, we will start our chapter 8 revision, and our chapter name the story of paper. And so let's start exercise A. Choose the correct option. हमें correct option choose करने हैं. First, in ancient days, people used to write on bark and blank of trees. A. Flowers. B. Fruits. C. Leaves. तो क्या आ जाएगा? Leaves. ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट. सेकेंड, पेपर was first made in blank. A. China. B. Italy. C. Japan. किसका था? चाइना. ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट. थर्ड, Riya was blank her exercise book. A. Sitting. B. Writing. And C. Spoiling. तो क्या आ जाएगा? Spoiling. C ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा. एंड फोर्थ है, people used to write on skin of blank. A. Their friends. B. Trees. C. Animals. तो क्या आ जाएगा? Animals. C ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट. पार्ट B. Fill in the blanks with the correct word from the bracket. First, you should not blank paper. Waste. W-A-S-T-E. Waste. फर्स्ट ब्लैंक में क्या आ जाएगा? वेस्ट. सेकेंड, पीपल यूज टू ब्लैंक ऑन ट्री लीव्स. सेकेंड ब्लैंक में क्या आ जाएगा? राइट. W-R-I-T-E. राइट. थर्ड, पीपल वाज मेड 1000 ब्लैंक एगो. ईयर्स क्या आ जाएगा इसमें? ईयर्स. Y-E-A-R-S. ईयर्स. फोर्थ, there are large paper blank nowadays. meals या meals. तो क्या आ जाएगा? meals. M-I-L-L-S. meals. And so students, let's we start our exercise C. Write T for true and F for false statements. हमें T राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए एंड F राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए. And then first step now, we should always waste paper. False. Second, the method of education was quite oral in ancient times. True. Third, the books were cheap and easily available. False. Fourth, paper was first made by
the Chinese. True. And so students, let's start our exercise D. Match the parts in column A in with this column B to make meaningful sentence. कॉलम ए में कॉलम बी को मैच करना है. तो फर्स्ट स्टेप ना, द पेस्ट इज देन पास्ड ओवर अ फिल्टर क्लॉथ. फर्स्ट किस में मैच हो रहा है? सी में. सेकेंड, द पेपर इज पास्ड थ्रू रोलर्स टू मेक इट स्मूथ. सेकेंड किस में मैच हो रहा है? ई में. थर्ड, स्मॉल पीसेस ऑफ वुड are drenched into a big tank of water. थर्ड किस में मैच हो रहा है हमारा? डी में. फोर्थ, बट नाउ अ डेज देयर आर ह्यूज पेपर मिल्स. फोर्थ किस में मैच हो रहा है हमारा? बी में. फिफ्थ, डू यू नो वट आवर ancestors used to write on. एंड फिफ्थ किस में मैच हो रहा है हमारा? ए में. एंड सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस रिविजन ऑफ चैप्टर 8 and this revision learn in your book and notebook. Thank you and have a nice day.